हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 7 द पैरट हु वुडंट टॉक। तो ये स्टोरी है एक पैरट के बारे में जो कि बोल नहीं पाता था या फिर बात नहीं कर पाता था। लेट्स रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट रिलेटेड टू द राइटर्स आंट एंड हर पैरट। तो ये एक इंटरेस्टिंग ह्यूमरस स्टोरी है जो कि राइटर की आंट और उनके पैरट के बीच में घटा हुआ इंसिडेंट है। You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet, who glared morosely at everyone from his ornamental cage at the end of the long veranda of grandmother's bungalow in North India. जो पोएट थे, जो राइटर थे, जिन्होंने जो स्टोरी लिखी है, वो बताते हैं कि उनकी जो आंट रूबी थी वो हमेशा ही उनके पेट पैराकीट का मीनिंग होता है पैरट, ठीक है। तो उनका एक पेट था जिसका नाम था पैराकीट। वो उसको हमेशा टॉन्ट करती रहती थी कि तुम तो सुंदर भी नहीं हो, तुम तो बात भी नहीं करते हो, तुम तो गा भी नहीं सकते हो और तुम तो डांस भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस बेचारे को हमेशा ताने देती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो शायद बोलता नहीं था, मे बी इसलिए उसको ताने देती थी। तो हम ये चीज़ तो आगे जानेंगे चैप्टर में, क्या हुआ था, क्यों ताने मिलते थे उसको। तो ये जो पैरट था वो बेचारा बड़े ही दुखी मन से हमेशा सबकी तरफ देखा करता था और वो हमेशा अपने ऑर्नामेंटल केज के अंदर रहता था। ऑर्नामेंटल मतलब डेकोरेटिव सा केज था, पिंजड़ा था जिसके अंदर वो टंगा रहता था। वो टंगा रहता था उनकी ग्रैंड मदर के बंगलो में, जो कि बंगलो में जो लॉन्ग वरांडा था उसमें एक एंड पर टंगा रहता था। और जो राइटर हैं उनका जो ग्रैंड मदर का बंगलो था वो नॉर्थ इंडिया में था। तो एक राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर का नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक एंग्लो इंडियन राइटर हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ और वो अभी मसूरी में रहते हैं। In those distant days, almost everyone, Indian or European, kept a pet parrot or parakeet or lovebirds as some of the smaller ones were called. उस समय में लगभग हर किसी के पास, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो यूरोपियन हो, वो सभी एक पेट पैरट तो रखते ही थे, या फिर छोटा पैराकीट को भी पैरट ही बोलते हैं, या फिर लव बर्ड्स एक्चुअली दिखने में छोटे होते हैं पर पैरट की तरह दिखते हैं, ठीक है। स्मॉलर वंस होते हैं, पैरट की तरह दिखते हैं। Sometimes these birds became great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras for admonitions to the children of the house, such as padho 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 beta padho, or for the benefit of boys like me, don't be greedy, don't be greedy. तो उस समय पर कभी कभी होता क्या था, जो भी पेट्स रखे जाते थे वो अक्सर ऐसा होता था कि वो बहुत बढ़िया बोलना शुरू कर देते थे या फिर वो मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। और वो सब सीख जाते थे मंत्रों का जाप करना, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया। तो इस तरह के मंत्र भी जो होते थे वो जाप करना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, कोई भी पैरट है या एनिमल है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो हम ह्यूमन टॉक्स हैं, वो कैसे सीखते हैं? जब उन्हें सिखाया जाता है ना, तभी वो बोल पाते हैं। तो मेनली उस टाइम पर बच्चे हमेशा पैरट्स को, अपने पेट्स को सिखाया करते थे हाउ टू टॉक, ठीक है। और वही, या फिर कोई एक कॉन्टिन्यूसली एक सेम वर्ड को वो सुनते रहते थे और वो बोलना सीख जाते थे। और इसके अलावा जो पेट्स होते थे वो अक्सर बच्चों को पढ़ो बेटा पढ़ो बोलते थे, ठीक है। ताने दे रहे होते थे। जो पेट्स होते थे, उनके पैरट्स होते थे, वो बोला करते थे बच्चों को पढ़ो बेटा पढ़ो, या फिर डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। ये जो पोएट थे उनके जैसे लड़कों के लिए बोलते थे डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। These expressions were of course picked up by the parrot over a period of time after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to टॉक। अब ये जो भी बातें बोल रहे होते थे पैरट्स, ये सभी कुछ समय बाद सीख जाते थे, क्योंकि कोई ना कोई एक फैमिली में ऐसा मेंबर होता था जो इन पेट्स को सिखाने के लिए कि कैसे बोलना है, उनके पीछे प्रॉपर पढ़ जाते थे। जैसे नहीं घर में मम्मियाँ होती हैं, पढ़ाने के पीछे पढ़ गई तो पढ़ गई, तो ऐसे ही पहले बच्चे भी जो होते थे वो दिन भर पैरट को कुछ ना कुछ सिखाया करते थे। और कोई ना कोई पर्सन होता था फैमिली में बच्चों के अलावा जो कि इस टास्क को ले लेता था और उनको सिखा के ही मानता था बोलना। बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। पर फिर राइटर बताते हैं कि जो हमारा पैरट था वो तो बोलना ही नहीं चाहता था।
He had been brought by Aunt Ruby from a bird catcher who would visit all the houses on our road selling caged birds ranging from colorful garrigars to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species. फिर बताते हैं कि इनके यहाँ पर भी जो पैरट था वो आंट रूबी लेकर के आई थी। उनके गली में एक बर्ड कैचर था जो आया करता था, घर घर घूमा करता था और ये जो बर्ड्स हैं इस तरह की बर्ड्स को बेचा करता था। और उसके पास अलग अलग तरीके की बर्ड्स होती थी, जैसे कि पिंजरे तो होते ही होते थे, साथ में कलरफुल बर्ड्स होती थी, चर्पी बर्ड्स होती थी। इसके अलावा उनके पास कॉमन जो आप देखते होंगे स्पैरोज़ भी होते थे, जिनके ऊपर डिफरेंट कलर से डैब कर देते थे, वो लोग कलर कर देते थे और फिर बताते थे कि ये एग्जॉटिक यानी कि अनकॉमन स्पीशीज़ हैं जो भारत में कहीं और से लाई गई हैं या फिर बाहर से लाई गई हैं। इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना करके बेच दिया करते थे। Neither granny nor grandfather were keen on keeping caged birds as pets, but Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way, and Aunt Ruby's tantrums were dreadful to behold. तो राइटर बताते हैं कि ना तो ग्रैनी चाहती थी यानी कि ना तो ग्रैंड मदर चाहती थी कि उनके यहाँ पर एक केज्ड बर्ड हो यानी कि पिंजरे में बंद पेट रखा जाए, ना ही ग्रैंडफादर चाहते थे कि वो अपने घर में एक केज्ड एनिमल रखें। पर आंट रूबी जो थी उन सबको थ्रेटन किया करती, डराया करती थी, उनके ऊपर टैंट्रम्स ताने मारा करती थी और कहीं ना कहीं से उन्होंने तरीका निकाल ही लिया था कि किस तरह से पेट लाया जा सकता है घर में। और जो आंट रूबी थी उनके जो टैंट्रम्स होते थे उनको झेल पाना बड़ा ही मुश्किल होता था। Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. पर फिर भी ये जो आंट रूबी थी उन्होंने पैरट को रख लिया, उसके बाद उसका कोशिश करी कि उसको वो बोलना भी सिखाएंगी। But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted all her blandishments. पर ये जो बर्ड थी वो आंट रूबी को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। ठीक है, जो इनका पैरट पेट था वो आंट रूबी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था और हमेशा उनसे दूरी बना करके रखता था। ठीक है, आंट रूबी उसको बहुत खुश करने की कोशिश करती थी पर फिर भी वो उनसे दूरी बना करके रखता था। किस किस आंट रूबी वुड कू पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। कितनी बार ऐसा होता था कि जो आंट रूबी होती थी, ये जो केज होता था इसमें जो डंडे लगे होते थे इसके पास अपना मुँह लेकर के जाती थी और बोलती थी किस करो किस करो। बट द पैरट वुड back away, its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby. पर जो वो पेट था वो हमेशा पीछे हट जाया करता था और वो गुस्से भरी अपनी बीडी छोटी छोटी गोल मटर जैसी आँखों से वो देखा करता था और वो उसकी आंखें और छोटी होती चली जाती थी गुस्से की वजह से। ठीक है, क्योंकि उसको आंट रूबी कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं थी। And on one occasion it lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacles off her nose. और एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब आंट रूबी उससे बात कर रही थी, उसके पास जा रही थी, अपना फेस उसके पास कर रही थी, तो वो बहुत पीछे से आया और उड़ते हुए मतलब केज के अंदर ही लंच किया उसने, लंबी सी मतलब बहुत फोर्सफुली वो आगे बढ़ा लंबी सी छलांग मारते हुए। आंट रूबी का जो स्पेक्टिकल था, जो चश्मा था, उसको गिरा दिया। After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird, making faces at it and calling out can't talk, can't sing, can't dance and other nasty comments. उसके बाद जो आंट रूबी थी उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब वो जो भी लव एंड अफेक्शन शो करती थी अब वो बिल्कुल उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि अब वो उस पेट से नफ़रत करने लगी। तो उन्हें वो नहीं पसंद आ रहा था अब, क्योंकि वो बात ही नहीं करता था, उनके एफ़र्ट्स वेस्ट जा रहे थे, इसलिए अब उन्हें वो पेट नहीं अच्छा लगता था और वो हॉस्टाइल हो गई यानी अनफ्रेंडली हो गई उस पेट से। वो बेचारा पेट जो था वो उसको हमेशा बोलती रहती थी कि उसको टैंट्रम्स दिया करती थी, कान टॉक, कान सिंग, कान डांस एंड अदर नास्टी कमेंट्स, यानी उसको मेनली ताने ही मारा करती थी वो। इट फेल अपॉन मी then 10 years old to feed the parrot and it seemed quite happy to receive green chilies
and ripe tomatoes from my hands. These delicacies being supplemented by slices of mango, for it was then the mango season. This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot. अब क्योंकि आंट रूबी जो थी उससे दूर रहने लगी थी, उससे अनफ्रेंडली हो गई थी, तो अब राइटर बताते हैं कि अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उस पैरट को खाना खिलाने की। और अब ये जो पैरट था वो राइटर से बहुत खुश रहता था, क्योंकि अब उसको ग्रीन चिलीज़ मिलती थी खाने के लिए, पके हुए टमाटर मिलते थे राइटर के हाथों से। इसके अलावा उसे जो पैरट था उसे मैंगो के, कच्चे आम की स्लाइसेस भी खाने को मिलती थी, क्योंकि वो मैंगो का सीज़न था। और इसके अलावा जो राइटर था जो पैरट को मैंगो की स्लाइसेस खिलाता था, तो उसमें जो राइटर थे उन्हें भी ये स्लाइसेस खाने को मिल जाया करती थी उसके बहाने से। One afternoon, while everyone was indoor enjoying a siesta, I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. एक आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है, जब सभी लोग घर के अंदर थे और दोपहर में सो रहे थे, तो मैंने पैरट को लंच कराया और उसके बाद मैंने डेलिबरेटली जानबूझकर जो केज था, जो पिंजड़ा था, उसका दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। सेकेंड्स लेटर द बर्ड वॉज विंगिंग इट्स वे टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड। कुछ ही सेकेंड्स बाद जो बर्ड थी वो उड़ करके बाहर चली गई, वो अब बिल्कुल आज़ाद थी और वो मैंगो के पेड़ों में जा कर के बैठ गई। At the same time, grandfather came to the veranda and remarked, "I see your aunt's parrot has escaped." तभी उसी समय ग्रैंडफादर आए और उन्होंने देख लिया वरांडे में, और उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि जो पैरट है वो भाग गया है, तुम्हारी आंट का जो पैरट है वो एस्केप कर गया, भाग गया है। तो डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सेड विद अ श्रग। तभी मैंने जो राइटर हैं उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि जो डोर था वो काफ़ी लूज था। वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन। वो फिर ग्रैंडफादर कहते हैं कि पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो डोर था वो लूज़ था, चलो दोबारा से देखते हैं। आंट रूबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट एंड थ्रेटन टू बाय अनदर बर्ड। अब आंट रूबी जो थी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई सबसे पहले तो, फिर उन्होंने बोला कि अब वो दूसरा पेट खरीदेंगे, दूसरा बर्ड खरीदेंगी। वी पुट हर ऑफ बाय प्रॉमिसिंग टू बाय अ बॉल ऑफ गोल्ड फिश। पर हमने उनका जो पेट बर्ड रखने का जो प्रस्ताव था उसे निरस्त कर दिया, और हमने उन्हें प्रॉमिस किया कि हम उनको एक बाउल यानी कि एक कांच के ग्लास में गोल्ड फिशेस देंगे। गोल्ड फिशेस ऑरेंज कलर की दिखती हैं। बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड। पर वो उन्होंने बोला कि पर गोल्ड फिश तो बात ही नहीं करती हैं। वेल नीदर डिड योर बर्ड, सेड ग्रैंडफादर। फिर ग्रैंडफादर रिप्लाई में कहते हैं कि पर तुम्हारी बर्ड भी बात नहीं करती थी। सो वी विल गेट यू अ ग्रामोफोन। तो ग्रैंडफादर कहते हैं तो हम तुम्हें एक ग्रामोफोन ला करके दे देंगे। यू कैन लिसन टू क्लारा क्लर्क ऑल डे। तुम क्लारा क्लर्क को सुन सकती हो पूरे दिन। दे से शी सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल। वो कहते हैं, सब लोग बताते हैं कि जो क्लारा क्लर्क है वो बहुत सुंदर गाती है, बहुत अच्छा, बहुत सुरीला गाती है, नाइटिंगेल की तरह बिल्कुल। I thought we would never see the parrot again, but it probably missed its green chilies, because a few days later I found the bird sitting on the veranda railing, looking expectantly at me with his head cocked at one side. राइटर बताते हैं कि मैंने तो सोचा था कि अब वो जो पैरट था वो कभी नहीं आएगा, पर क्योंकि अब वो शायद हो सकता है कि वो अपने ग्रीन चिलीज़ मिस कर रहा था, इसीलिए कुछ दिनों बाद वो वरांडा में दिखा, रेलिंग के ऊपर बैठा हुआ, और वो राइटर की तरफ देख रहा था। अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो। और मैंने बिल्कुल सेल्फिश ना होते हुए मैंने अपना जो पैरट था, पैरट को आधा मैंगो खिला दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from her room and with a cry of surprise called out, "Look, it's my parrot come back. He must have missed me." क्योंकि मैं मैंगो खिला ही रहा था बर्ड को, तभी मेरी आंट जो थी वो अपने कमरे से बाहर आती हैं और वो तभी एकदम से चिल्लाती हैं कि देखो देखो मेरा जो पैरट है वो वापस आ गया, लगता है ये मेरे को मिस कर रहा है, इसीलिए वापस आ गया है।
With a loud shriek, the parrot flew out of her reach and, perching on the nearest rose bush, glared at her and shrieked in my aunt's familiar tone, "You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." क्योंकि जो आंट थी वो उसके पास आ गई थी, तो वो अचानक से पैरट उड़ा और उड़ करके जा कर के गार्डन में जो रोज़ थे उनके पेड़ पर जा कर के बैठ गया। उन्होंने जो पैरट था उसने आंट को देखा और फिर से उसके कानों में वही फेमिलियर टोन आई कि यू आर नो ब्यूटी, कान टॉक, कान सिंग, कान डांस। अब क्योंकि भाई जो आंट थी, आंट रूबी, वो इस पैरट को पकड़ नहीं पाई थी, तो उन्होंने फिर से वही ताने मार दिए थे उसके ऊपर कि तुम सुंदर भी नहीं हो, तुम बात भी नहीं कर सकते, सिंग भी नहीं कर सकते, डांस भी नहीं कर सकते। आंट रूबी रूबी रेड एंड डैश्ड इंडोर। और तभी ये बोल करके जो आंट रूबी थी वो गुस्से से लाल हो गई और अंदर दरवाज़ा ज़ोर से मारते हुए चली गई। बट दैट वॉजंट द एंड ऑफ द अफेयर। पर ये अभी दिन का आखिरी चीज़ नहीं हुई थी, ऐसा नहीं, मतलब जो भी उन्होंने बोला था ये आखिरी चीज़ नहीं थी, इसके बाद एक और भी चीज़ हुई। द पैरट बिकेम अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द गार्डन एंड वरांडा, एंड वेन एवर इट सॉ आंट रूबी it would call out, "You are no beauty, you are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance." अब ये जो पैरट था वो फ्रीक्वेंटली हमारे गार्डन में वरांडा में आना स्टार्ट कर दिया था, इसने फ्रीक्वेंट विजिटर बन गया था। और जब भी ये आंट रूबी को देखता था वो यही बोलता था कि तुम ना तो सुंदर हो, ना ही बोल सकते हो, ना ही सिंग कर सकते हो, ना ही डांस कर सकते हो। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। अब जो पैरट था वो आखिरी में बोलना सीख ही गया था। तो यानी इस चैप्टर में हमने क्या देखा कि शुरू में पैरट तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था, इसकी वजह से जो आंट रूबी थी जिन्होंने उसको पेट रखा था उसको बेचारे को ताने मारती रहती थी। और फिर एंड में क्या देखा, एंड में देखा कि जो पैरट था अब वो बोलना सीख चुका था। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। The parakeet glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda. What does ornamental mean here? यहाँ पर ornamental का meaning है option 3 decorative. Now coming to B part. Sometimes these birds become great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras. Here mimic means that the birds became great at option B copying humans. Now coming to C. Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird. Hostile means that Aunt Ruby became option 1 unfriendly. She became unfriendly. Hostile means unfriendly. Seconds later, the bird was winging its way to the freedom of the mango orchard. What is an orchard? Orchard means a fruit garden, and option number 1 a fruit garden. You can listen to Clara cluck all day. They say she sings like a nightingale. Another name for nightingale is warbler. Option 2 warbler. Warbler means melodious. ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग मेलोडियस होता है। तो नाइटिंगेल मीन्स अच्छा गाने वाला बर्ड और इसका मीनिंग होगा वॉर्बलर। Now coming to answer the questions. Where did Aunt Ruby get the parakeet from? Aunt Ruby got the parakeet from a bird catcher who visited their road. Where was the parakeet's cage kept? The parakeet's cage was kept at one end of the long veranda of Granny's bungalow. Why were the grandparents forced to keep a caged bird? The grandparents were forced to keep a caged bird because Aunt Ruby threatened to throw tantrums if she did not get her way. What did the other birds who learned to talk mimic? The other birds who learned to talk would mimic religious chants, mantras, or admonitions to the children of the house. For what reason did Aunt Ruby start making fun of the bird?
Aunt Ruby started making fun of the bird because it refused to talk and took an instant dislike to her. She was frustrated by its lack of response. Whose duty was it to feed the bird? What did he do one afternoon? It was the author's duty to feed the bird. One afternoon, he deliberately left the cage door open, allowing the parrot to escape. How do we know that the parrot had learned to talk after all? The parrot finally said those words when it returned after being gone for a few days. It said them in response to seeing Aunt Ruby again. Now, reference to context. Padho beta padho. Who is the speaker? The speaker is the parrot. How did the speaker learn to say these words? The speaker learned to say these words through repetition of a member of the household who had taken on the task of teaching the birds to talk. Sorry. What did the speaker say to boys like the author? The speaker would say to boys like the author, don't be greedy, don't be greedy. Name the birds the bird catcher would sell. The birds the bird catcher would sell ranged from colorful budgerigars to chirpy little munias and even common sparrows painted to look like exotic species. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. When did the parrot finally say these words? The parrot finally said these words when it returned to the garden or veranda. What made the parrot say these words? The parrot said these words in response to seeing Aunt Ruby again, who had previously made fun of the parrot. What impact did these words have on Aunt Ruby? These words embarrassed Aunt Ruby and made her go inside. What was the parrot? Was the parrot justified in saying these words? Why or why not? The parrot is an animal and does not possess the same understanding of human dynamics or emotions as humans do. Its mimicry and repetition of Aunt Ruby's words were likely not a conscious act of revenge. Now think and answer. Briefly recount the incident after which Aunt Ruby became angry with her parrot. Was her anger justified? Give reason for your answer. Aunt Ruby became angry with her parrot after it flew back to the garden veranda and repeated the insulting words she had used to taunt it earlier. Her anger was not entirely justified because she had been mocking the parrot before, and the parrot's response seemed to be a form of retaliation. Write a few lines about the relationship between Aunt Ruby and her parrot. Aunt Ruby and her parrot had a rocky relationship. At first, Aunt Ruby tried to be affectionate and endearing to the parrot, but the parrot disliked her and resisted her efforts. Eventually, Aunt Ruby started making fun of the parrot, which led to the parrot mimicking her and repeating the insulting words she used. Why do you think the parrot was happy to be fed by the author? The parrot was happy to be fed by the author because he treated it kindly and provided it with its favorite foods. The parrot enjoyed green chilies, ripe tomatoes, and mango slices from the author's hands. For what reasons did the parrot return? Give reason for your answer. The parrot returned because it missed the food it was given by the author, especially the green chilies and mangoes. The parrot's return showed that it had formed a connection with the author and associated him with the treats it enjoyed. Do you think the author loves birds and animals? Why do you think so? Yes, the author seems to love birds and animals. He was willing to care
for the parrot, feed it, and even shared his mango with it. His actions reflect a compassionate attitude towards animals. Do you think it was good idea to keep a bird as a pet in a cage? Why or why not? Keeping a bird as a pet in a cage can be a topic of debate. While some people believe that it's cruel to confine birds to cages, others argue that responsible pet ownership and providing proper care can ensure the well-being of the bird. The story highlights both sides, as the parrot initially resisted being kept as a pet but eventually found comfort in returning to the garden or veranda. So students, this is the end of this chapter. I hope आप सभी को क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आप लोगों ने लिख लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मेरा चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में कमेंट में जा कर के कमेंट्स लिख दें, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।